हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, 27वीं तरमीम काबीना से मंजूर होकर सेनेट में पेश हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो उन्होंने ऑनलाइन इजलास की सदारत की है बाकू से बराह रास्त। और नाजरीन, नून लीग की बात करते हैं तो नून लीग के रहनुमा NH 66 से बिना मुकाबला जीत गए हैं, बिकॉज PTI ने दूसरी जानब अपोजिशन से बाइकआउट कर दिया था। और सीनियर सहाफ़ी की बात करते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी मिस्टर जावेद चौधरी की, तो उन्हें 19 साल बाद एक्सप्रेस न्यूज़ से क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या वजूहत है, ये जानना ज़रूरी है। और पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी मिस फरहत नसीम खान की बात करें तो उनकी इंडियन अदाकारा मिस बहादुरी दीक्षित से मुलाकात हुई है, जिन्होंने परफॉर्म भी किया। तो चलिए आगे जानते हैं तमाम अपडेट्स। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या बुशरा। हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बताएं, 27वीं तरमीम की बात करना चाहेंगे जिसकी मंजूरी काबीना से हो चुकी है और अब वो सेनेट में पेश हुई है। ये पाकिस्तान की मार्ज़ वजूद में आने के बाद बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, तारीख़ी। अच्छा, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये तरामीम जो है ना, इसको आप जो है ना नेगेटिव पैराहे में डिस्कस ना करें। पहले समझें कि इन तरामीम की और ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से तरामीम की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक। 6 और 7 मई से पहले इन तरामीम का कभी ज़िक्र सुना किसी ने? ये मैं बात करता हूँ ये सो कॉल्ड जो है ना तनकीद करने वालों पर। 10 मई से पहले कभी आपने ज़िक्र सुना इन शिकों का, जो आज इस तरमीम में शामिल हैं? ये बदलते हालात हैं, जंग के हालात हैं। जंगी हालात में दुश्मन जो है वो उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसकी नीयत को ठीक ना ठीक देखते हुए और उसकी नीयत खराब देखते हुए दुश्मन की कौमी सलामती के पेश नज़र बहुत सी अमेंडमेंट इसमें शामिल की गई हैं, वो शिकें शामिल की गई हैं एक मरबूत हिकमत अमली अपनाने के लिए, दफाई जो निज़ाम है पाकिस्तान का उसको मजबूत बनाने के लिए। अगर कौम को 10 मई पे फख्र है तो फिर इन अमेंडमेंट पर भी फख्र होना चाहिए, ना कि आप जो है ना ट्रू पॉइंट। वो बेपर की उड़ाना शुरू कर दें और ये जो अपोजिशन है बगैर पढ़े हुए मुसवदे को। और भाई इसमें आपका क्या ताल्लुक है इस चीज़ के साथ? इसमें PTI का क्या नुकसान है इस तरमीम में? सिर्फ आप वो बता दें, कोई नहीं, सिर्फ जो है ना वो बाइकआउट ठीक। करना जो सियासत है इनकी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि 27वीं जो आईनी तरमीम है वफाकी काबीना ने वो मंजूर कर ली। वो आगे इजलास मैं आपको बताऊंगा कि वो ज़बरदस्त। इजलास कैसे हुआ ये और बताइएगा। जी उसकी जी। सदारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ बैठ के की। जी जी। अच्छा, पहले आ जाते हैं अमेंडमेंट की तरफ। देखें, जो इसमें मेजर जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज तो बड़ा एक लंबा चौड़ा लेंथी, मसवदा है, हाँ जी। तो वो ज़रा पढ़ने में तो एक घंटों चाहिए। इसमें यह है कि इस तरमीम के बाद जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो तमाम डिफेंस फोर्सेस के सरबराह होंगे। तमाम जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी सरबराही जो है वो मजमूई तौर पर वो सौंप दी जाएगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ज़बरदस्त। ठीक है जी। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसकी मंजूरी जो है वो पार्लिमान देगी, यानी कि अवाम देगी दूसरे लफ्जों में। ठीक है, यानी कि वजीर आजम सिंगल हैंडेडली ये डिसीजन नहीं लेंगे, ना ही सदर पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें जो है वजीर आजम पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान की तरह अस्तशना हासिल होगा, उनके खिलाफ किसी किस्म की फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आज शहबाज शरीफ हैं, कल बिलावल भुट्टो हों, परसों मरियम नवाज हों, तरसों आपकी दरीना इमरान ख्वाहिश के खान भी हो मुताबिक इमरान सकते हैं। खान हो, तो सदारती अस्तशना जो है इस अमेंडमेंट के बाद वो वजीर आजम को भी हासिल हो जाएगा। ठीक। ठीक है जी। एक और शिक मेरी नज़र से जो गुजरी वो ये है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा है वो 27 नवंबर के बाद ख़त्म कर दिया जाए। 27 नवंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में ठीक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा है वो ख़त्म हो जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, इसमें भी यह है कि कहीं ना कहीं जो गैर ज़रूरी ओहदे हैं
और जो गैर ज़रूरी तैनातियाँ हैं, आज अगर एक कम्पैक्ट फॉर्मूले के तहत उनको ख़त्म किया जा सकता है या वो गैर ज़रूरी हैं, तो उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें कोई मज़ाइक़ा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब आ जाएँ जो मैंने आपसे बात की थी चीफ़ ऑफ डिफेंस जो है चीफ़ ऑफ डिफेंस और कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की जो है ना आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरामीम के तहत तकर्री से मुतल्लक ये निकात है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। CDF की जो तकर्री का बुनियादी मकसद है वो जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक एक मरबूत और कसीरुल जहती दफाई हिकमत अमली को फ़ाल बनाना है, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी, जिसमें पाकिस्तान के तनाजुर में ज़मीनी हिकमत अमली को नुमायाँ अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में ज़मीनी हिकमत अमली को मरकज़ी हैसियत हासिल है और ये हमारी दिफाई पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है, क्योंकि भारत की हिंदुत्वा पर मबनी इंतहा पसंदी और अखंड भारत के वहम के बायस मशरकी सरहद से मुस्तकिल खतरा मौजूद है, जबकि मगरबी सरहद पर 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से ख्वारज और भारतीय सरपरस्ती व अफगान तालिबान की मावनत से पैदा होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वहां शहादतें जो है कौन दे रहा है? जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो आपकी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ फौज कर रहे हैं, जिनकी वजह से बिल्कुल आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, जिनकी वजह से आप एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो ये तमाम कमांड एंड कंट्रोल उन्हीं के पास होगा ना। लीड तो फिर वही करेंगे ना, ऑब्वियसली। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ हाँ कि जी। शहरियार अफरीदी को बना दें। तो सर इसमें इनको क्या वो इश्यूज रेस क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वो मैं बताता हूँ आपको। उसकी भी एक मेडिसिन है, इजाद हो चुकी है, वो खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उसमें अब यह है कि ज़मीनी रद्द-ए-अमल तमाम सिक्योरिटी मामलात में मरकज़ी किरदार अदा करता है, क्योंकि ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई, खलाई, साइबर और मालूमाती जो जहत है, उसमें बैक वक्त और कसीरुल जहती कार्रवाइयों का ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब तमाम मुसल्लह अफवाज को एक ऑपरेशनल कमांड की ज़रूरत है, जिसके पास मतलूबा अख्तियारात हों कि वो मनसूबा बंदी और जंगी हिकमत अमली का जो काम है वो उन्हें सौंपा जाए और उनके पास अख्तियार हो। मौजूदा निज़ाम इस मकसद के लिए नाकाफ़ी है। गुज़िश्ता निज़ाम जो था इस अमेंडमेंट से कबल, वो नाकाफ़ी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि यही वजह है कि क़याम ज़रूरी है और आर्मी चीफ का दफ्तर इस मरबूत दफाई हिकमत अमली का महवर बनेगा, जिसके गिर्द कौमी दिफा और तरक्याती हिकमत अमली की बुनियादें इस्तवार होंगी। अमूमी दफा से हटकर अफवाज पाकिस्तान में हम आहंगी, मौसरियत और गैर ज़रूरी मतवाज़ी ढांचों जैसे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मावन निज़ामात में कमी की ज़रूरत है, ताकि फ़ौजी इस्तेदाद को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाया जा सके। उसके बाद CDF की तकर्री ना सिर्फ तमाम जदीद अफवाज की तर्ज पर एक नागुज़ीर ज़रूरत है, बल्कि ये इसीलिए तवील अरसा से दरपेश तकाजा भी है, ताकि जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। उसके बाद जहां तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के अलग कमांडर की तकर्री का ताल्लुक है, ये कोई अवामी बहस का मौजू नहीं होना चाहिए। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उसको आप बहस का मौजू क्यों बना रहे हैं? ये आपका काम ही नहीं है, आपका काम ही नहीं है। दिफा आपने तो नहीं करना, सरहदों की या तो जिम्मेदारी फिर आप ले लें। सर यही मैं सोच रही हूँ कि चलिए अभी आप बताएंगे कि आखिर उन्होंने ये क्यों रेस की है। ताहम दुनिया की तमाम एटमी सलाहियत रखने वाली अफवाज में ऐसे ढांचे मौजूद हैं। पाकिस्तान का यह कदम अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मजीद मजबूत, मरबूत और मौसर बनाने की सिमत में एक मुस्बत पेशरफ्त है। जहां तक जानबूझकर यह गलत फहमी फैलाई जा रही है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द ईयर और एडमिरल ऑफ द फ्लैट के ओहदे ताहयात तकर्रियां होंगी, वाज़ेह रहे कि ये ओहदे नहीं है बल्कि अस्करी रैंक्स हैं। ये ओहदे हैं ही नहीं, अस्करी रैंक्स हैं। ठीक है। ओहदों की मुद्दत हमेशा उसके तकर्रुर के वक्त मुतय्यन होती है। मजीद ये कि फौजी रैंक्स अमूमी तौर पर ताहयात होते हैं जब तक उन्हें कानूनी व इंतजामी तरीक़ाकार के तहत वापस ना लिया जाए। मुजव्वज़ा तरमीम में सिर्फ इसी तरीक़ाकार की वजाहत की जा रही है।
जिसका वावेला है ना, हाँ जी, मैंने कोशिश की कि वही जो एक ज़रूरी अमेंडमेंट है वो अपने नाजरीन तक पहुंचाइए कि ये सारी सूरत हाल है। और इम्पोर्टेंट लुबे लुबाब पॉइंट्स। ये है हाँ जी, कि 2025 में इस आज के दौर में जो जंगी हिकमत अमली है, जो दिफाई हिकमत अमली है, ये तकाजा करती है इस अमेंडमेंट का, इस तब्दीली का और इस स्ट्रेटजी का जो कि वफाकी हुकूमत कर रही है। ठीक। और हुकूमतें होती किस लिए हैं? चलें, ये इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं, ये पार्लियामान क्यों बनती है, ये सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का क्या काम? मुराद लेना, तनख्वाहें लेना, गाड़ियों पे या झंडे कुछ लहराना, चेंज लेकर आना, करप्शन जाहिर करना, बस यही काम है? नहीं, असल काम ये है जो कर रही है, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपने है, मुल्क की सलामती, बका, तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़, तरक्की के लिए नागुज़ीर जो अमेंडमेंट्स हैं, आईनी जो तरामीम हैं और जो रिफॉर्म्स हैं वो करते रहना। असल काम ये है। जो कर रही है। हाँ, अगर अगर काम करना चाहें तो काम तो फिर इनसे ज्यादा वो कर रहा होता है। वो मैं जो अक्सर कहता हूँ, सामने बोर्ड लगा होता है कि आगे रास्ता बंद है, आगे काम काम हो रहा है, तो वो काम तो वो मजदूर इनसे ज्यादा करता है। सर, ठीक है, पीटीआई का बताएं, वो इनसिक्योर क्यों है, या वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे या अप्रिशिएट कर रहे कि 27वीं तरमीम हो? ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, इनमें तो पीटीआई पाकिस्तान शहरियों की पीटीआई का मसला है कि पीटीआई की एक बड़ी मनफी ख्वाहिश है, और ये सोच जाहिर है कि चेयरमैन से आती है कि आपके जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान जो हैं, वो मजबूत ना हो। उनकी मजबूती का, उनके मुनज़्ज़म होने का, उनके वेल इक्विप्ड होने का फ़ायदा किसको है? किसी एक जमात को है शहरी को, या पूरे पाकिस्तान को? आम को, अवाम को। तो पीटीआई का ये मसला है जो मैंने आपको बता दिया। अभी इसका कोई हल नहीं है और इस एक मुल्क दुश्मन ख्वाहिश का कोई इलाज नहीं। और ये तरमीम उस वक्त ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी जब ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर होगी। ये भी मैं आपको बता दूं। 2/3 मेजॉरिटी, हाँ, बिल्कुल। और ये होगी। हाँ जी, ठीक है, ये अभी सेनेट में पेश हो चुकी सेनेट में है। पेश हाँ हो जी, चुकी है, सेनेट में बहस जारी है। सेनेट इजलास जो है ना वो मेरा ख्याल है 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, जब तक इस पे सेर हासिल बहस नहीं हो जाती। हर फ्रीक जो है, हर स्टेक होल्डर जो है, हर जमात जो है, हर रुकन जो है, वो अपनी आरा नहीं दे लेता, उसकी तसल्ली नहीं हो जाती, उसके बाद ये आइन का इम्प्लीमेंट, हिस्सा बनेगी। ठीक। लेकिन सर, ये बताएं कि इसको किस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी इजलास की सदारत की है प्राइम मिनिस्टर हाँ, मिस्टर शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर चूंकि ऑनलाइन बाकू में ये है। बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट जी, मरहला था, किस पता तरह नहीं से वो उन्होंने पहले से मैनेज किया? प्लान था उनका, वो अजरबैजान का एक बड़ा तारीखी डे था, उनकी कोई फतह का जश्न था, दिन था, तो उस पर उन्हें मदऊ किया गया था मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सरबराहान को। तो पीएम वहाँ पे थे चूँकि, तो ये इजलास भी आज होना था और इजलास की फिर उन्होंने वीडियो लिंक पे सदारत की और ये वफाकी काबीना का इजलास था और बाकू से उन्होंने ये 27वें आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी इस इजलास में और इसका भरपूर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का इजलास में काबीना अरकान का खैर मकदम, इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की हदायत पर वज़ीर कानून और इंसाफ ने मीडिया को तरमीम के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी। काबीना की मंजूरी के बाद तरमीम के मुसवदे को पार्लियामान में पेश किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आइनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की, जिसके लिए वजारत कानून और इंसाफ, अटारनी जनरल और इनकी टीम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 27वीं आइनी तरमीम पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे इस पर रहनुमाई हासिल की, जिस पर इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया और इनकी रजामंदी पर इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान, बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मगसी और चौधरी सालक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। ये इजलास में वज़ीर आज़म कह रहे हैं जिनसे इनकी जमातों के वफूद के हमरा
बजाते खुद मुशावरत की और उन्होंने इस मसवदे की भरपूर तायीद की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एमल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमा से भी मुशावरत की और उन्हें आइनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से मुल्क में सियासी व माशी इस्तेकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बाकू से वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने ये गुफ्तगू की जो हमने आपके साथ शेयर बरास्त की। ठीक, यानी कि सर जिस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव तरीके से काम हो रहा है और जिस तरह से डे बाय डे इसको अब सेनेट में पेश कर दिया गया है, कुछ ही दिनों में जिस तरह आपने कहा कि सबकी राय वगैरह के बाद, म्यूचुअल डिस्कशन के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी बहुत जल्द, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट होने से इसको कोई रोकेगा, ऐसा कुछ हुकूमत की जानब से हो। लेकिन पीटीआई के जो इस तरह से एक स्टांस है ऑपोजिट पार्टी की जानब से, वो जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? कह सकते हैं, लेकिन जो मैंने सेनेट का इजलास की जितनी कार्रवाई देखी और जिस तरह से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कंडक्ट कर रहे थे, और जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने खुले दिल से खड़े होकर कहा कि हर शख्स को मौका दें, और मैंने चेयरमैन सेनेट को माइक खुलवाते हुए देखा। जो हाथ खड़ा कर रहा है वो अपोजिशन बेंचेस से है, वो हुकूमती बेंचेस से है, वो कोई आज़ाद है, उन्होंने कहा माइक खोलें, सब बात करें इस पर। तो सब बात करें मौका सबको मिल रहा है। और आप कायल करें दलील के साथ कि कौन सी अमेंडमेंट आपको जो है ना वो नागवार गुजर रही है, किस अमेंडमेंट का जो है ना वो मुल्की लॉजिक और मफाद फैक्ट्स में के साथ, नहीं है, ठीक है, तो आप बताएं। लॉजिकली एग्जैक्टली ठीक ठीक, एग्जैक्टली अदरवाइज तो वो इम्प्लीमेंट होगी, जाहिर है। बिकॉज जाहिर है जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत का आने का मकसद ये है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बिल्कुल बढ़ाएं और तहफ़्फ़ुज़ या बिल्कुल, कोई इस तरह की जो है सूरत हाल को पेश करें। अदरवाइज तो फिर जुबानी जमा देयर इज़ खर्च है। नो यूज़ हाँ अदरवाइज, बिल्कुल। डमी तो नहीं होनी चाहिए हमारी हुकूमत। सर नून लीग की अगेन बात करते हैं, NH 66 से नून लीग के जो रहनुमा है वो बिला मुकाबला ही जीत गए हैं, बिकॉज अपोजिट पार्टी ने तो बाइकआउट कर अब दिया यहाँ था, भी देखें ना, यहाँ पीटीआई ने बाइकआउट कर दी, तो फिर वो जीत गए तो ऑटोमेटिकली। कभी आप बाइकआउट कर दे, कभी आप असम्बलियों का बाइकआउट कर देते, कभी आप जो है ना अब आप इस सेशन का भी कहीं बाइकआउट ना कर दें, या अमेंडमेंट वाले सेशन का भी बाइकआउट ना कर दें। अच्छा, अब यह है कि ये कौमी असम्बली के हल्का NA 66 वज़ीराबाद में ज़िमनी इंतखाब था, उसमें नून लीग के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ जो बिला मुकाबला कामयाब। अच्छा, क्यों बिला मुकाबला कामयाब हो जी? रिटर्निंग ऑफिसर शबीर हुसैन भट्ट की जानब से सरकारी फॉर्म 34 जारी कर दिया गया। पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा ने रैली के इनेकाद के बाद पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इंतहाबी अमल से बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। अब पार्टी पॉलिसी कहाँ से आती है वो आपको पता ही है कहाँ से आती है। अच्छा, बाद चट्ठा फैमिली ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। बिलाल फारूक तारड़ की इलाका के दीगर मौजूदीन और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी हुई। उन्होंने बिलाल फारूक तारड़ की समाजी व सियासी खिदमात को सराहते हुए तावन का ऐलान किया। बाद दीगर उम्मीदवारों ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। ये सूरत हाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हल्का अवामी सतह पर बिलाल फारूक तारड़ की नेकनामी, खिदमत और तरक्याती कामों का मोतरफ है। पीपल्स पार्टी ने भी हल्का NH 66 से मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान किया था। बिलाल फारूक तारड़ वाहिद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और इलेक्शन कमीशन ने इनकी कामयाबी का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये मकबूलियत पड़ी हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये बड़ी मकबूल जमात है, 90% वोट है, और वोट का मैच पड़ा है तो उससे बाइकआउट कर दिया। आप इलेक्शन लड़ें, आप कहते हैं ना सबसे मकबूल जमात है, तो साबित करें हल्का NH 66 का। आपका तो एक दरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, आपने पावर शो करना था, आपने अपनी मकबूलियत साबित करनी थी वोट के साथ। आपने बताना था कि पंजाब के इलाके वजीराबाद में पीटीआई कितनी मकबूल है। किस्सा कर सकती है तो काम वगैरह, आप इलेक्शन से भाग बैक ऑफ कर दिया। तो सर ये जो इस तरह के फैसले हैं ये मतलब अडियाला जेल से ही आते हैं ऑर्डर्स? नहीं, इस तरह के फैसलों से लोग अडियाला जेल में ही जाते हैं। फैसले तो वहां से आते हैं जी, मगर इन्हीं फैसलों की वजह से लोग अडियाला जेल में जाते हैं और वहां पड़े हुए हैं अडियाला जेल में। मसला यह है कि आप जब क्लेम करते हैं, मैं ठीक है नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल होता होगा, हर ज़िमनी इंतखाब में होता है, पीटीआई के दौर में भी होता था, तो मगर आपने इलेक्शन से तो नहीं भागना। मुकाबला आप करना है। फॉर्म 34 जो है ना वो लेके फिरते रहते हैं उसी तरह जिस तरह बाकी हलकों के आप फॉर्म लेके फिरते हैं, लेकिन बाइकआउट कर देना
इलेक्शन प्रोसेस का। ये उसी तरह की एक गैर संजीदगी है। जैसे आपको याद होगा एक दफ़ा 9 हलकों में गालिबन ज़िमनी इंतखाब था, तो इमरान खान ने 9 हलकों में खुद लड़ने का फैसला कर लिया। अब ये इतनी गैर संजीदा अटेम्प्ट थी कि 9 हलकों में मैं कहता हूं आप जीत गए, 9 के 9 इलेक्शन, 9 हलकों से बैक वक्त इमरान खान जीत गए, तमाम को हरा दिया। ठीक। मगर सीट आप एक रख सकते हैं, 8 सीटें फिर आपने छोड़ दी, 8 में फिर ज़िमनी इंतखाब हो। ये कौम का पैसा है और टाइम वेस्ट। और टाइम वेस्ट है, और करोड़ों रुपए लगा के जो है ना, बल्कि अरबों में चली जाएगी कॉस्ट 9 हलकों के एनए के, तो वो सब जगह उन्होंने अपने कागज जमा करवा दिए। तो ये इस तरह की गैर संजीदगी जो है ये पीटीआई की पॉलिटिक्स में हमेशा रही। लेट्स सी अब क्या बनता है। जाहिर है ये जो, लेकिन 27वीं तरमीम की अगेन बात करते हैं, वो तो इम्प्लीमेंट हो रही है, और जिससे आपने कहा 2/3 मेजॉरिटी, तो इसके साथ ही इम्प्लीमेंट होगी और बहुत जल्द हम तब देखेंगे। सो खुशाइन बात होगी पाकिस्तान के लिए। एनीवेज, पीटीआई का जो रवैया है वो, लेट्स सी के बानी पीटीआई की तरफ से कोई रिस्पांस या कोई इस तरह के नए मज़ीद स्टेटमेंट्स जो हैं वो आते हैं सामने या नहीं। लेकिन सर, सहाफ़ियों की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी मिस्टर जावेद चौधरी की, जो कि 19 साल से एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड और कनेक्टेड थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन्हें एक्सप्रेस न्यूज़ से निकाल दिया गया है। इसके पीछे क्या वजूहत है? जावेद चौधरी जो हैं वो पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है, और टीवी स्क्रीन पर तो वो बाद में आए, और सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी बाद में हुई। पहले वो कॉलमिस्ट थे और जंग अखबार में कॉलम लिखते थे, और ये भी कह सकती हैं कि वो सोशल मीडिया, उनकी जो नौकरी है ये सोशल मीडिया की भेंट ही चढ़ गई। ठीक। वो जो कहानी कुछ इस तरह से है, कुछ तो अब उन्होंने खुद भी बात कर दी है, लेकिन वो जो हैं उनके जो क्रिटिक हैं वो अजीबो-गरीब कहानियाँ गढ़ रहे थे। मैं पहले बताता हूँ कि जावेद चौधरी, ये बात है कोई 2001-2 की, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना, वो मेरी बीट हुआ करता था। तो ज़ाहिर है जंग ग्रुप मैंने जॉइन कर लिया था। तो पीटीवी का जो गेट है, जो रिसेप्शन है, वो क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड पे एक साइकिल स्टैंड था, और साइकिल स्टैंड पर जो शख्स ड्यूटी करता था, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं है, वो कोई जावेद चौधरी की तहरीरों का इतना क बड़ा कारी था, और जिसको आप कहते हैं कि आशिक था। और मज़े की बात बताऊँ, जावेद चौधरी जो हैं, उससे बहुत देर पहले से जंग अखबार में कॉलम लिख रहे थे, और उस साइकिल स्टैंड वाले शख्स के पास जावेद चौधरी के डे फर्स्ट से उस दिन तक के तमाम कॉलम मौजूद थे। क्या बात है, ज़बरदस्त। हर अखबार जो था, जंग अखबार का वो आर्टिकल जो तराशा था जो था उनका, हाँ जावेद जी। को चौधरी का जो कॉलम था, और उसने, जब भी मैंने जाना, चूँकि मेरा ताल्लुक जंग ग्रुप से था, तो उसने कोई बात नहीं करनी सिवाय इसके कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो ठीक हैं। अच्छा, मेरा कभी आज के दिन तक भी जावेद चौधरी से ना कभी मुलाकात हुई, ना उनसे कभी जो है पता नहीं, नंबर भी शायद उनका नहीं होगा मेरे पास कभी। इत्तेफ़ाक है, जी। वैसे हम उनको पढ़ते रहे, सुनते रहे। तो जावेद चौधरी एंकर से बहुत बड़े कॉलमिस्ट हुए इस मुल्क के, और अच्छा, मैंने उस शख्स से वजह जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं बाकी भी जंग के सारे कॉलम पढ़ता हूँ। बहुत बड़े-बड़े नाम, हसन निसार चुराहा लिखते थे उस वक़्त, मुन्नू भाई का कॉलम छपता था, बड़े-बड़े नाम थे। अनवर कुदवाई मरहूम का कॉलम छपता था। तो वो कहते थे कि जावेद चौधरी जो है ना, आम आदमी की बात करते हैं। जावेद चौधरी की तहरीर में हमें कभी ताज्जुब नहीं मिला। जावेद चौधरी जो हैं वो, उनकी तहरीर में हमें एक रोड मैप नज़र आता है। उसमें जावेद चौधरी के कॉलमों में और तहरीरों में सॉल्यूशन होता है। ये मैं आपको उस साइकिल स्टैंड वाले मज़दूर की बात बता रहा हूँ। हुँ। और मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका कि उन्होंने कहा कि मेरी कभी उनसे फ़ोन पे ही बात करवा दो।
अच्छा, चूँकि मेरी अपनी शनासाई नहीं थी चौधरी साहब से, तो ये मैं एक शख्स बता रहा हूँ और ऐसे कई लोग हमें मिलते थे, जो बहुत सारे नाम मेरे अब ज़हन में आ रहे हैं, जो सिर्फ़ जावेद चौधरी की तहरीरों पर यकीन करते थे कि ये जो लिख रहे हैं, ये सच है। इस कदर उनकी रीडरशिप थी। उसके बाद फिर जाके वो एक्सप्रेस का दौर और टीवी और वो शुरू हुआ। अच्छा, फिर आ जाएँ टीवी पे भी आ जाएँ। तो बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए, बड़े इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम किए। उनका एक स्टाइल अपना, एक उनका एक सादा स्टाइल और जिसको कहते हैं आप एक झटका स्टाइल, उस स्टाइल में शोज़ किए उन्होंने। मैं आपको बताऊँ कि जावेद चौधरी 2025 में जावेद चौधरी जैसे लोग जो हैं वो इन टीवी स्क्रीनों के मोहताज नहीं हैं। ये आपको वक़्त साबित कर देगा। उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि एक्सप्रेस से ज़्यादा उनकी जो व्यूवरशिप है, जो फॉलोइंग है, वो उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे है। ठीक। अच्छा, जहाँ तक मामला है, मुझे वो वर्ड बड़ा हर्ट कर रहा है कि निकाल दिया गया। जी, क्या और मतलब क्या असल हकीकत बताइए। क्या निकाल ये क्या आपने जो सोशल है मीडिया की भींत ये कहा। मीडिया हाउसेस जो है ना, ये क्या बेचते हैं, इन्होंने क्या निकालना है? जी, जी। इनसे सिर्फ ये पहले पूछा जाए सबसे कि इन्होंने चैनल जो है ना बनाए किस मजबूरी के तहत है, और कौन आपको चैनल ख़त्म नहीं करने देता? किसके हुक्म पर आप ये बोझ उठा के फिर रहे हैं? हमें पता है कौन-सा चैनल कितने प्रॉफ़िट में है और कितने में नहीं है। कितना कितने करोड़ किस चैनल का जो है ना जेब से जा रहा है और किस बिज़नेस से उधर जाता है और ये हाथी पाले जाते हैं। किस मजबूरी के तहत पाले जाते हैं। कौन-कौन सी करप्शनों को शेल्टर देने के लिए और जेलों से बचने के लिए और केसेस से बचने के लिए चैनल बनाए गए। ये कहानियाँ जो है ना वो हुँ। बहुत है हमारे पास। तो ये इस तरह की बात करना नामुनासिब बात है, निकाल देगा। हाँ, उन्होंने खुद एतराफ़ किया इस बात का कि वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं एक्सप्रेस ग्रुप के ज़िया समथिंग है, जो भी उनका नाम है, वो आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इससे पीछे एक मामला ये चल रहा होता है कि उन्हें चैनल को ये एतराज़ है कि जी जावेद चौधरी अपना सोशल मीडिया जो है ना वो ना करें, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, आप डील बनाएँ उनके साथ कि आपने ये जो सोशल मीडिया करना है, ये हमारे साथ करना है और उसमें आपका हिस्सा ये होगा। हुँ। या तो ये करें ठीक। या फिर आप उन्हें अलाउ करें, ठीक है? और आपने क्या जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था, उसमें आपने ये शर्त रखी थी जब उन्होंने जॉइन किया था कि आप सोशल मीडिया नहीं करेंगे? राइट। और मेरी तो इत्तला है कि पिछले 5 साल से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस ऐसे ही चीज़ें चल रही थी ताल्लुक की बेस पे ही, कि ठीक है, ग्रुप के साथ आप काम करें। तो वो जो है ना बड़ी एक मुस्तनद सहाफ़त उन्होंने की है अब तक और जी, जी। इंशाल्लाह करते रहेंगे आगे। लेकिन सर यही और बस एक वजह थी हाँ, जिसके वजह बेस पर एक ये कॉन्फ्लिक्ट बुशरा आ है गया। मसला। देखें, ये मसला जो है और आप दुनिया अपने टीवी में बड़ी सख्ती है, मैं आपको बता लेकिन देता हूँ ना, 19 साला एक एम्प्लॉयी है आपके साथ ऐसे ही एसोसिएटेड। है। ये मामला ऐसे ही है। मैं एक इसमें वर्ड कहता हूँ कि सेठ किसी का नहीं होता। मैं यहाँ पे एक एंकर का ज़िक्र करता हूँ, मुबश्शिर लुकमान जो हैं, किस-किस चैनल ने उनसे किस-किस तरह का कंटेंट अपने मकासद के लिए नहीं करवाया। मगर आज मुबश्शिर लुकमान उन चैनल्स में नहीं है। वो 4-5 सेठ जो है ना, वो मुबश्शिर लुकमान से नज़रें चुराते फिरते हैं कि कहीं इनको रखना ना पड़े। ये मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत बता रहा हूँ। मगर जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने और मुबश्शिर लुकमान ने भी क्रीज़ से निकल-निकल के छक्के मारे और वो कर दिया जो शायद मुबश्शिर लुकमान खुद भी दोबारा ना कर सकें। ये मेरा चैलेंज है। जो अ, उम, एक टॉक शोज़ राइट, उन्होंने कर राइट। दिए, खरा सच। उन्होंने कर दिए, ठीक है। सेम केस विद जावेद चौधरी। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी एक मामूली सी बात है, कुछ नहीं है। हाँ, एक इदारे के साथ इतनी लंबी आपकी जो रफ़ाकत होती है, तो हल्का-पुल्का बंदा हर्ट भी होता है कि ठीक है। एक और अटैचमेंट होती है और इस तरह से। एग्ज़ैक्टली। जी। तो और दूसरी बात ये है कि देखिए, उन्हें खुद भी नहीं फ़ील हुआ कि उनकी मैनेजमेंट या उनका सेठ जो है वो कहीं कहीं न कहीं ऑफेंड हो रहा है उनकी उनके कंटेंट से। और आप बात कर सकते हैं पॉलिसी पे। पॉलिसी
कहीं भी मादर पिदर आज़ादी नहीं है, ना ही हम चाहते हैं। मगर यहाँ तो सबसे बड़ा इदारे के अंदर मसला है। एक इदारा आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपको किसी मेन पोस्ट पे या एज ए एंकर तो आपको बताया जाता है कि आपने फलां के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने जी फलां के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने फलां के खिलाफ बात नहीं करनी, आपने फलां के खिलाफ बात नहीं करनी। और जर्नलिस्ट एंकर जो है ना, वो फिर अपनी कैलकुलेशन करके सर पकड़ के बैठ जाता है, तो मैंने करना क्या है? शक्ल दिखानी है, 1 घंटा मदारीपन करना है, क्या करना है मैंने? तो ये मजबूरियां हैं। हर इदारे की, हर निजी चैनल की अपनी मजबूरी है, पॉलिसीज हैं और उसके अपने सर्टेन इश्यूज हैं, उसके अपने पैरामीटर्स। इश्यूज हैं, हर इदारे के अपने इश्यूज हैं। ठीक। तो बहरहाल ये कोई मेरा ख्याल है कि दुनिया शायद अब उससे बड़ी दुनिया शुरू होगी जावेद चौधरी के लिए, और पता नहीं अब तक कितने चैनल्स ने उनसे रब्ता भी कर लिया होगा। अब डिपेंड करता है कि वो जो शर्त है कि वो अपना सोशल मीडिया करें। और फिर एक बड़ा उनका पैगाम है नए आने वालों के लिए, जो मैंने थोड़ी सी उनकी वो एक क्लिप देखा कि अ, आज के दौर में 2025 में सिर्फ जो है जर्नलिज्म या मीडिया पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ये सर्वाइवल नहीं है राइट। एक कामयाब ज़िंदगी का। तो इसके लिए आप कोई साइड बिज़नेस ज़रूर होना चाहिए। चाहे आपका जो है ना एक चाय का ठेला ही क्यों ना हो। मतलब आपकी ये जो तो ब्रेड एंड बटर सोर्स है। एग्जैक्टली उन्होंने जावेद चौधरी ने काफ़ी अरसा पहले से ही कोई जो है ना वो साइड बिजनेस वगैरह शुरू कर दिए थे, अदरवाइज वो खुशहाल है। मगर ये है कि इस तरह का रवैया किसी। टैलेंट, हाँ जी। इतना बड़ा लिखारी और इतना एक सीजन जर्नलिस्ट, इतना इंफॉर्मेटिव जर्नलिस्ट, उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। मेरा दुख सिर्फ ये है, उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। और लेट्स सी क्या वो किसे चूज करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, या किस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं, या अपना या नहीं सोशल करते, मीडिया मे बी इंडिपेंडेंट अपना एक लेके चलते हैं। मे बी लेट्स सी, देखिए क्योंकि उनका उन्हें जरूरत नहीं है, जो वो तो जिसने रिस्पेक्टेड उनको रिनाउंड। एक्सप्रेस टीवी पे देखना है जी। या जिसने उनको किसी भी दूसरे टीवी की स्क्रीन पे देखना है, उसने उनको डिजिटल पे भी देखना है, ट्रू। बल्कि डिजिटल पे ज्यादा देखना है कि यार True. ये जावेद चौधरी का अपना प्लेटफॉर्म है। जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो अब कोई नौकरी किसी करें। ऑर्गेनाइजेशन अब की उन्हें मुझे उनकी जरूरत बॉडी होगी। लैंग्वेज ये नहीं लग रही कि वो नौकरी करें, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से जो है ना दबंग वो सहाफत जर्नलिज्म करते करते रहें। रहें, हाँ दबंग जी। सहाफत करते रहें, ताकि हम सब उनसे इस्तेफादा करते हैं। ट्रू, और हम सीखते रहें। एग्जैक्टली। सर, एक और सहाफ़ी की बात करना चाहूँगी मैं। पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी हैं और पीआईए एयर होस्टेस भी हैं, मिस फ़रहत नसीम खान। उनकी मुलाकात हुई है इंडियन अदाकारा मिस माधुरी दीक्षित से। ये बताएं वो कैसी मुलाकात थी, क्या बातें हुई, और इसके साथ साथ उन्होंने परफॉर्म भी किया है मिस माधुरी ने। माधुरी दीक्षित ने सुना है वहाँ पे जी, वो मैंने कुछ देखे भी परफॉर्मेंसेज, उन्होंने तो अपने गानों पे पूरा हाँ जी। जवानी वाला डांस किया है। क्या और वो अब वो सवा बताएं जवानी लग रही है अपडेट्स। उनके ऊपर, सवा जवानी। वो फ़रहत नसीम खान जो है ना, वो बड़ी एक मंजी हुई जर्नलिस्ट हैं। अभी वो कंटिन्यू जर्नलिज्म हालांकि नहीं कर रही, जी जी। लेकिन ये जो है ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे पहले भारत जाके लेजेंडरी दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने वाली ज़बरदस्त। जर्नलिस्ट है। अमेजिंग। और उनके घर पे जाके फ़रहत नसीम खान ने अपाली हिल में जाके इंटरव्यू किया दिलीप कुमार का। और उसके बाद चल सो चल कई भारतीयों को, नसीरुद्दीन शाह से लेके उनके इंटरव्यूज़ करती रही वो, और जो पब्लिश हुए हमारे यहाँ पाकिस्तान के बड़े न्यूज़पेपर में, और ग़ालिबन जंग में उनके छपे, उसके बाद शायद ख़बरें में भी कुछ छपे। तो वो जो है ना उनका एक वो वैसे भी बड़ी मिलनसार ख़ातून है। तो टोरंटो में ये मुलाकात हुई है उनकी माधुरी दीक्षित से। और पहले तो हम थोड़ा-सा वो जी जी। गुफ्तगू जो है, उन्होंने ज़ाहिर है कि एक बीइंग ए पाकिस्तानी, एक हर हमें भी जब मौका मिलता था तो किसी ऐसी सेलिब्रिटी से कभी दूसरी कंट्री में मुलाकात होती थी, तो हमारी यही ख्वाहिश होती थी कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान के हवाले से हम सुनना चाहते थे कि उनकी। जाहिर सी बात है। और मुझे मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम शायद कभी होगा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की होगी, जिस भी इवन इंडियन सेलिब्रिटी। तो मैं यहाँ मुझे महेश भट्ट बहुत याद आ रहे हैं। महेश भट्ट ने जैसा भी दौर हुआ, उन्होंने अच्छी बात की, पॉजिटिव बात की। और वो इस यही वजह वो कंसेक्टिव आए, हमारे साथ बैठते थे, प्रेस क्लब आना, खाना पीना, यहाँ पे जो है ना हमने बड़ी मुलाकातें उनसे रहती थी। इसी तरह के और बहुत से लोग, हंसराज हंस आप ले लें,
और उससे पहले दिलीप कुमार आए और उसके अलावा बड़ी ऐसी नसीरुद्दीन शाह कई मरतबा आए, यहाँ पे फ़िल्म करके गए और इत्तेफ़ाक की बात है वो 3 दफ़ा आए, तीनों दफ़ा ही मैंने ही उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। यानी कि फ़िल्म तो उन्होंने नाइस। बिल्कुल छुप के की, किसी से मिले ही नहीं। मैंने अपना वो एक रखा हुआ था चेक, तो मैंने एयरपोर्ट पे पकड़ा वापसी पे। तो एआरवाई पे मेरा वो पड़ा हुआ यूट्यूब पे इंटरव्यू। तो ओटी डायरेक्टर न्यूज़ थे, तो बड़ा उन्होंने एप्रिशिएट किया। तो कहने का मकसद है कि फ़रहद नसीम खान जो हैं, उन्होंने फिर माधुरी दीक्षित को खैर सगाली का एक पैगाम पाकिस्तान की तरफ से और उन्होंने तो माधुरी दीक्षित ने बड़ा शुक्रिया अदा किया, जब उन्हें ये बताया कि आपकी पाकिस्तान में बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और यहाँ लोग आपको बड़ा पसंद करते मकबूल, हैं हाँ और जी। आपकी जो सुपरहिट मकबूलियत। आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, सुपरहिट आपकी फ़िल्में हैं, सुपरहिट बहुत, आपके बहुत। रोल हैं, तो वो उन्हें बताए तो वो बड़ी खुश हुईं। और उन्होंने एक नेक ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि दोनों मुल्कों में जो है ना एक ताल्लुकात जो हैं और ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा के हवाले से कल्चरल एक्सचेंज होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हालात बेहतर हों और मुझे अगर बिल्कुल, इनवाइट किया जाए तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान भी आऊँ और इसी तरह जैसे टोरंटो के स्टेज के ऊपर फ्रंट ऑफ फरहद नसीम खान एंड अदर्स वो परफ़ॉर्म कर रही थीं और इसी तरह वो यहाँ आके भी परफ़ॉर्म करें ज़रूर, और व्हाई फरहद नॉट? नसीम ने अलबत्ता उनको दावत दे दी। अच्छा फरहद नसीम खान जो दावत देने में शेर है, वो तो बैठी-बैठी यहाँ पाकिस्तान बैठी है तो कहती है आओ ज़रा टोरंटो आ जाओ, ज़बरदस्त। ठीक है? होस्ट वो इतनी ज़बरदस्त है। तो अब जो है एक तो ये हुआ, दूसरा ये है कि ये नाज़रीन क्लिप्स देख रहे होंगे जो चल रही हैं उनकी, उन्होंने बाकायदा परफ़ॉर्म किया माधुरी दीक्षित ने स्टेज के ऊपर और अपने जो क्लासिक उनके सॉन्ग्स थे, उसके ऊपर परफ़ॉर्मेंस की और उसके बाद वो एक मीट एंड ग्रीट टाइप माहौल था और अपने फैन्स से डिस्कशंस और मिलीं इस तरह और से उनसे बातचीत की, उनके साथ सेल्फ़ियाँ बनाईं और खुशगवार माहौल। उनके शौहर भी डॉक्टर साहब जो हैं, वो भी मौजूद थे वहाँ पे। तो अलबत्ता ये है कि वो हमें पता चला तो हमने फरहाद नसीम खान से राब्ता किया और उन्होंने कहा जी हमें वो चीज़ें दें आप ताकि हम जो है अपने नाज़रीन को शेयर बताएँ। करें, बिल्कुल। तो वो जो है पीआईए की माधुरी दीक्षित जो है, वो भारतीय माधुरी दीक्षित से मिली, ज़बरदस्त, ये बहुत फरहाद नसीम खुशगवार और खान। खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी कि मिस फ़रहत नसीम खान ने एज़ अ पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी रोल निभाया और रिप्रेज़ेंट किया पाकिस्तान को और उनको दावत भी दी पाकिस्तान आने की और उनका जो रिस्पॉन्स था मिस माधुरी का ज़बरदस्त। चलिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और ऐसी और मीटअप्स की जब बात करते तो। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय।